अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम कहता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। एज यू ऑल नो कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम बेसिकली जो है अपना, और मैंने एक पोल भी कंडक्ट किया था अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर, जिसमें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई हम लोग जो है अपना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को एक टेक स्टैक्स चूज़ करने के लिए कहा था, जहाँ पे पाइथन या फिर सी लैंग्वेज, एंड यू हैव सिलेक्टेड अ पाइथन कोर्स। तो ये बेसिकली मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। हम स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है अपनी चीज़ों पर, डायरेक्टली मैं पूरे 10 तक तो पहुंचा नहीं सकता कि आप लोग सब कुछ सीख जाएं, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट बुक। ठीक है, मैं आप लोगों को बुक का नाम सब कुछ यहाँ पर दूंगा। तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर 1 पार्ट 1 है। ठीक है, पूरा मैं कंप्लीट नहीं करूँगा। स्टार्टिंग में हमारा बेसिक फंडामेंटल्स है, जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म सीखेंगे कंप्यूटर क्या होता है, जो हमने अपने 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, कंप्यूटर्स। और थोड़ी सी एडवांस लेवल में हम कुछ चीज़ें और पढ़ लेंगे इसमें, वही सारी चीज़ें हम इस लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे कि आप लोगों को एक बेसिक फंडामेंटल्स का आइडिया हो जाए। बाकी आईटीसी के लेक्चर्स भी बेसिक फंडामेंटल्स में ही है, बट वो कंप्लीट बेसिक फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, तो उस लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, इट्स टोटली फ्री। सो हम स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले, ये बेसिकली जो है टेक्स्ट बुक्स हैं हमारी। ठीक है, प्रोग्रामिंग की ये सारी हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं। मैं जो है इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि चैनल पे ना आप, अभी तक ऐसा फीचर्स नहीं आया कि मैं टेक्स्ट बुक शेयर कर सकूं, कोशिश करूंगा कि मैं ड्राइव के उसमें जो है टेक्स्ट बुक्स आप लोगों को ही शेयर कर दूंगा। ठीक है, को इनके बारे में पता तो होगा कि व्हाट इज़ बेसिकली कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होते हैं वो कंसिस्ट करता है सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटरी, सारी चीज़ों को कंसिस्ट करता है कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि सोचो कि आपके पास एक स्कूल लॉकर है, स्कूल के अंदर लॉकर है। ठीक है, जहाँ आप बेसिकली जो है अपनी बेसिकली बुक्स और नोट्स आप रखते हो। ठीक है, जब आपको बेसिकली ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हो, उनको निकाल कर इस्तेमाल करते हो और फिर वापस जो है लॉकर में जो है क्या करते हो, रख देते हो। वैसे ही स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क। डिस्क होती है, सीडीज होती हैं। मतलब आपके कंप्यूटर में क्या होती है, आपके कंप्यूटर में डाटा जैसे होता है, जैसे फाइल्स हो गई या प्रोग्राम हो गया, उसको क्या करते हैं बेसिकली, उसको बेसिकली स्टोर करते हैं। और जब कंप्यूटर को कुछ चाहिए होता है तो वो क्या करता है, वो लॉकर, लॉकर मैं किसको कह रहा हूँ, लॉकर मीन्स स्टोरेज डिवाइस। तो वो हम स्टोरेज डिवाइस को खोलते हैं और डाटा को क्या करते हैं, मेमोरी में ले लेते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर का पावर जो है, जो कंप्यूटर का मेन पावर होता है, वो बेसिकली बंद हो जाता है, तो मैं जो आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, चली जाती हैं। बिल्कुल जैसे ही अगर आप अपनी बुक्स घर भूल आए हो, मगर ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, डाटा हमेशा आपका सेव रहता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस जिसमें हमारे पास मॉनिटर्स एंड ऑल होते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है कि सोचो कि मॉनिटर क्या है, आपका टीवी है। ठीक है, एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे बहुत क्लियरली चीज़ों से। आप टीवी पे बेसिकली जो भी देखते हो, जैसे कि आप कार्टून्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, या टेक्स्ट, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब मॉनिटर पे बेसिकली दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको जो है टीवी की पिक्चर जो है वो क्लियर जी होना ज़रूरी है, वैसे ही मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, ठीक है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन का मतलब है कि भाई स्क्रीन पर कितने छोटे डॉट्स, डॉट्स मींस पिक्सेल्स हैं। ठीक है, ज़्यादा डॉट्स होंगे तो बेसिकली पिक्चर्स आपके पास ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, उसी में आपके पास जो है, जैसे मतलब कि समझ लो कि जैसे जैसे स्क्रीन में ज़्यादा छोटे डॉट्स जो है ना वो फिट होते हैं, वैसे वैसे आपकी पिक्चर भी ज़्यादा क्लियर होती है। डॉट पेज बेसिकली क्या होता है, डॉट पेज बेसिकली ये बताता है कि डॉट्स के बीच में कितना स्पेस है। अगर डॉट्स के बीच का स्पेस बेसिकली कम होगा तो पिक्चर और भी बेसिकली बेहतर होगी। अब इसी की एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे भी दिया हुआ है एग्जांपल्स कि अगर फॉर एग्जांपल एक 21 इंच का मॉनिटर, यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है कि पीसी मॉनिटर यूजुअली 15, पीसी के मॉनिटर जो होते हैं, जो आपके घर पे भी पर्सनल कंप्यूटर जो जो होंगे, उसमें 15 इंच का होगा, 17 इंच का होगा, 19 का होगा, 21 इंच का होगा। ठीक है, बट मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर 21 इंच का मॉनिटर स्कूल में यूज़ होता है, ठीक है, आपके स्कूल में हो जाओ, यूनिवर्सिटी में हो जाओ, मैं स्कूल की एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसका बेसिकली रेजोल्यूशन जो है ना, जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेसिकली गेम्स या वीडियो जो है ज़्यादा क्लियर आपको जो है वो दिखाई देगी। ठीक है, डॉट्स पिच आपको मैंने समझा दी। नाउ विल कम टू दी कम्युनिकेशन डिवाइस। नेटवर्क रेफरेंस कार्ड, एनआईसी इज अ डिवाइस टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको आपको आसान तरीके से एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप अपने दोस्तों को डोर से बेसिकली मैसेज भेजना चाहें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी जिसे कह रहे हैं, वो क्या है, वो एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को क्या करती है, कंप्यूटर को इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करती है। और ये बिल्कुल उस फ़ोन की तरह है जो आपको दूसरे लोगों से बात करने में मदद करती है। ठीक है, लैन बेसिकली होता क्या है, लैन बेसिकली कॉमनली आपके बिजनेस, यूनिवर्सिटीज़, लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, नॉर्मली आपके घर में भी यूज़ होता है। और डीएसएल बेसिकली डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। ये बेसिकली डाटा को ट्रांसफर करने के लिए फ़ोन्स के थ्रू जो है सारा हो रहा होता है। ठीक है, नाउ अब है हमारे पास प्रोग्रामर।
प्रोग्रामर्स क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज सॉफ्टवेयर आर कंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। प्रोग्रामर्स बेसिकली जो है वैसे होते हैं, जैसे मतलब समझ लो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ बहुत इजी तरीके से कि प्रोग्रामर्स कौन होते हैं। प्रोग्रामर वैसे होते हैं जैसे मतलब एक रेसिपी जो आपको बेसिकली ये बताती है कि भाई किस तरीके से कोई डिश जो है ना वो बनानी है। अगर आपके पास रेसिपी नहीं है तो आप नहीं जानेंगे कि भाई कैसे खाना बनाना है। बिल्कुल वैसे ही अगर कंप्यूटर के पास प्रोग्राम्स नहीं होगा तो वो नहीं जानेगा कि उसने क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गेम खेलते हो या कोई भी ड्राइंग ऐप यूज़ करते हो आप, इवन आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, कोड ड्रॉ यूज़ कर रहे हो, तो उस ऐप का काम बेसिकली क्या करना है? मतलब उस ऐप का काम करना जो है प्रोग्राम की वजह से होता है। कंप्यूटर को हम जो है, ठीक है, कंप्यूटर को हम ह्यूमन लैंग्वेज जैसे कि उर्दू या इंग्लिश में नहीं समझ सकते। ठीक है। प्रोग्राम्स जो होती हैं वो हमेशा जो होता है ना, प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स बेसिकली जो है, अच्छा, कंप्यूटर को जो है हम ह्यूमन लैंग्वेज जैसे उर्दू या इंग्लिश में नहीं समझ सकते। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जो एक तरह का जो है सीक्रेट कोड होता है, ताकि हम क्या कर सकें, हम कंप्यूटर को ये बता सकें कि बेसिकली उसे क्या करना है। ये वैसे ये समझ लो कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताता हूँ कि आप किसी और लैंग्वेज, मतलब किसी और लैंग्वेज को सीखते हो ताकि आप किसी ऐसे बंदे से बात कर सकें जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता। Are encoded as a series of bits, zeros and ones. The programmer need not to be concerned about the encodings and decodings of data, which is performed automatically by the system based on the encoding scheme. ठीक है। सोचो कि आपको बेसिकली जो है एक सीक्रेट मैसेज भेजना है जिसमें आप कुछ लेटर्स या नंबर यूज कर रहे हो। ठीक है, ये मैसेज बेसिकली कंप्यूटर में किस में होता है? जीरोज में होता है, वन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? जिसको हम जो है बिट्स कहते हैं। ये बिट्स बेसिकली आपस में मिलकर जो है क्या बनाते हैं? डाटा बनाते हैं। ठीक है। जैसे मतलब कि आप क्या, कोई भी एक फेवरेट लेटर है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एम फेवरेट लेटर है, तो अगर मैं एम को कंप्यूटर को बेसिकली समझाने के लिए वो बिट्स में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और बिट्स बेसिकली किस में होता है? अब तो बिट्स में बेसिकली किस तरीके से होता है? ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है। जीरो, ठीक है, जीरो, वन, जीरो, जीरो, ठीक है, जीरो वन जीरो जीरो, आई थिंक शायद वन जीरो वन जीरो, इस तरीके से है ये। ठीक है, जीरो वन जीरो जीरो, वन जीरो वन जीरो, ये आपका जो है ये कन्वर्जन होता है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी लेटर या नंबर को टाइप करते हो ना तो वो बेसिकली बिट में बदल जाता है, जो बिट्स होते हैं आपके। प्रोग्रामर को ना इस बात की फिक्र नहीं होती। उसकी वजह ये है क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली ना ये सब ऑटोमेटिकली करता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि कैसे, इसका क्या मतलब है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जो लेटर मैंने अभी एम लिखा था, ठीक है, तो एम को बेसिकली जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो जो मैंने आपको भी बताया उसको किस तरीके से इनकोड जो किया ठीक है, अभी जो मैंने इनकोड करके आपको दिखाया वो बेसिकली कैसे किया जाएगा। आप जस्ट एम लिखोगे वो आपको खुद ही कर देगा, इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाला नहीं होता। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास मेमोरी है। मेमोरी बेसिकली क्या होता है? ठीक है, मेमोरी इज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फॉर सीपीयू टू एग्जीक्यूट। मतलब ये आपको जो है ना, ये होता है कि अगर आपको बेसिकली तीन नंबर को स्टोर कराना है तो वो बेसिकली एक सिंगल बाइट में बेसिकली फिट हो सकता है। जैसे बेसिकली आपको एक नंबर स्टोर करना हो, वो नंबर जितना छोटा हो कि वो एक बाइट, जैसे कि 8 बिट में बेसिकली आ सकता हो, तो कंप्यूटर से एक बाइट में स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर को कोई बड़ा नंबर स्टोर कराना हो जो एक बाइट में फिट नहीं हो सकता, तो वो बेसिकली क्या होगा? एडजेसेंट बाइट, मतलब साथ वाले जो बाइट्स होंगे ना उसका यूज करेंगे। जैसे अगर एक नंबर को मैंने स्टोर कराना है, ठीक है, वो 8 बिट से बेसिकली ज्यादा स्पेस जो है वो लेता है, तो कंप्यूटर उसके लिए ज्यादा बाइट्स बेसिकली जो है वो यूज करेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बेसिकली एक फोन नंबर स्टोर किया हो जिसमें 10 डिजिट्स हैं, तो कंप्यूटर उसे एक बाइट से ज्यादा मेमोरी में जो है वो स्टोर करेगा, इसलिए वो उसका अलग अलग जो है बाइट में स्टोर करेगा। जैसे कि आपके पास एक बाइट है जो कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स का होता है पूरा, जो बेसिकली जो बाइट होता है सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है। ठीक है। अब मतलब क्या है इस बात का कि भाई कोई भी डाटा जो आप स्टोर करते हो वो कम से कम एक बाइट में होता है। एक बाइट में आप एक नंबर या एक करेक्टर, जैसे कि एक लेटर आ गया या सिंबल्स आ गया, उसको ही स्टोर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। मेरे पास एक करेक्टर है एम। एम को कंप्यूटर में मैं स्टोर करते वक्त जो है वो बेसिकली किस में हो जाएगा? जीरो वन जीरो जीरो टाइप, इस तरीके से फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं ए स्टोर करता हूँ तो वो फिर क्या है? जीरो वन वन जीरो जीरो की फॉर्म में भी स्टोर स्टोर होता है।
फिर डब्ल्यू करता हूँ तो वो बेसिकली किस में हो जाता है, ठीक है, ये आपको डायग्राम यहाँ पे बनी हुई मिली हुई है, ठीक है। ए करता हूँ तो मैं इसमें हो जाता है, वी करता हूँ तो फिर मैं उसमें हो जाता है, ठीक है, फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे थ्री करता हूँ, ठीक है, थ्री करते वक्त वो फिर जीरो जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी जो है ना इनकोडिंग की बेसिकली जो है ये जो बनाया हुआ है चार्ट, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी कंटेंट, ये सारी एग्जांपल है जो डाटा को ना कंप्यूटर समझने बेसिकली जो है लाइक बना देती है। चलो अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक रियल टाइम एग्जांपल्स दे देता हूँ तुम्हें, कि सोचो कि अगर एक लेटर बेसिकली आप लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जावा लिखना हो, ठीक है। तो जब आप ये लेटर बेसिकली कंप्यूटर पे टाइप करते हो ना, तो हर एक करेक्टर जैसे कि जे हो गया, ए हो गया, वी हो गया, ए हो गया, इनको जो है बिट्स होती हैं, मतलब बिट्स क्या होती हैं, जीरो या वंस, ये बेसिकली जीरो या वंस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को जो है ना सिर्फ जीरो वन जो है ही समझ में आता है। अब जैसे कि मैंने जे जो था मेरा, उसको मैंने जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो हो गया, ए जो है जीरो वन वन कुछ इस तरीके से हो गया, इनको यही समझ में आता है। लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि ये बेसिकली कन्वर्जेंस खुद ब खुद होती है, ऑटोमेटिकली होती है। तो समझ में आ गया, इनकोडिंग का मतलब समझ में आ गया। इनकोडिंग क्या होती है, जो डाटा को जीरोज एंड वंस मतलब के बिट्स में कन्वर्ट करना। बाइट बेसिकली सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट होता है, हर एक करेक्टर या नंबर को बिट की फॉर्म में जो है स्टोर किया जाता है, और ये इनकोडिंग जो होती है ऑटोमेटिकली होती है। आई होप कि इतना डिटेल काफ़ी होगा, क्योंकि मैं ये इसलिए समझाया इतना डिटेल कि कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हो इनमें, ठीक है। अब ये टॉपिक्स आ जाते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे क्या हैं। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली ये होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीके से तरीका है, ठीक है। ये लैंग्वेज तीन कैटेगरीज में होती हैं, जो कि आपके यहाँ पे मैंने जो लेक्चर्स बनाए हैं उसमें देखो, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जो कि बेसिकली मशीन कोड होता है आपका। अब ये होता क्या है, मशीन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शंस built into every computer. The instructions are in the form of binary code, so you have to enter binary code for various instructions. Program with native machine language is a tedious process. अच्छा जी, देखो भाई, मशीन लैंग्वेज वो एक बेसिक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर जो होता है डायरेक्टली समझता है कि इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस आप बाइनरीज में दे रहे होते हो, बाइनरी कोड में, या तो जीरो में या वंस की फॉर्म में आप में होती है। इसमें आपको हर इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में बेसिकली जो है वो लिखना पड़ता है, जो बेसिकली काफ़ी मुश्किल काम होता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में लिखना बहुत बेसिकली समझ लो कि थोड़ा सा जो है ना बोरिंग और मुश्किल बेसिकली होता है। और जो बेसिकली प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं ना, उसको समझने और बेसिकली मॉडिफाई करने में जो है काफ़ी मुश्किल होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आपके पास अगर दो नंबर्स को ऐड करना है आपको, तो आपको बाइनरी कोड में कुछ जो है ना इस तरीके से आप लिखोगे, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर में वो करने के लिए वन वन जीरो 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 इस तरीके से आपने जो है पूरा देना होगा। तो ये जो कोड आप दोगे ना वन जीरो 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 वन वन करके जो दोगे आप, तो ये कोड बेसिकली मशीन को ये बताएगी कि ये जो दो नंबर्स को बेसिकली कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स और इतना मुश्किल कोड होगा, कैसे आप कर सकते हो। तो उसी में ही फिर आपके पास जो था, ये देखो ये नंबर यहाँ पर, ठीक है, उसी में ही फिर आपके पास आ गया असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेज वर डेवलप टू मेक प्रोग्रामिंग इजी सिंस, ठीक है, सिंस द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज, however a program called assembler is used to convert assembly language program into machine codes। मतलब असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ा आसान है। इसमें क्या होता है कि आपको बाइनरी कोड जो होती है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, मशीन में तो बाइनरी कोड्स लिखनी थी ना, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है उसको यूज करना पड़ता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए एक असेंबलर प्रोग्राम्स की जरूरत होती है, जो आपको बेसिकली लिखे हुए असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड्स में बदल देता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको अगर दो नंबर्स को ऐड करना हो तो असेंबली लैंग्वेज में आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जो कि यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ADDF3 R1 R2 R3, ठीक है। तो यहाँ पे जो ADDF3 है ना, ये एक बेसिकली कमांड है जो ये बताता है कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है। और R1 R2 R3 वो बेसिकली जो है रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे नंबर्स आपके स्टोर्ड हैं, ठीक है। और ये कोड बेसिकली जो है लिखना मशीन लैंग्वेज से आसान है, लेकिन याद रखना एक बात कि कंप्यूटर को समझने के लिए फिर भी एक असेंबलर चाहिए। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये आपका असेंबलर जो होगा असेंबलर करेगा, और ये फिर मशीन कोड की फाइल आपको दे देगा कन्वर्ट करके इन अ बाइनरी फॉर्मेट वन वन जीरो इस तरीके से स्टोर किया हुआ है इसने, असेंबलर में जाएगा, बट इसके लिए भी आपको एक असेंबलर चाहिए, ठीक है, यही बात बता रहा हूँ मैं। Then this is basically the programming language, high level languages. High level languages basically क्या होती है, are English like and easy to learn and programs. For example, the following is a high level language statements that computer an area of a circle with radius 5। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो ह्यूमन लैंग्वेजेस की जैसी बेसिकली होती हैं, जैसे इंग्लिश या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने और सीखना भी बहुत आसान होता है।
हाई लेवल लैंग्वेजेस में आप सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। अब क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपके पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर आपको सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेजेस में कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे कि एरिया इज इक्वल्स टू, ठीक है। आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरा नंबर लिख दिया, आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली बेसिकली जो है हमने क्या कर दिया, ये क्योंकि रेडियस हमें यहाँ पर गिवन, मैंने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें रेडियस मेरा गिवन था 5, तो इसलिए मैंने 5 5 लिख दिया, वरना यहाँ पे बेसिकली ये जो था ये आर है, ये भी आर है, तो ये फॉर्मूला है एरिया इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई 3.14, ये आपका पाए का बेसिकली जो है वो है, ठीक है, वैल्यू। तो इस तरीके से हमने जो है रेडियस पाया था, तो ये कैलकुलेट यहाँ पर इस तरीके से होगा, सही है। अब हमारे पास पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, कोबोल है हमारे पास, मतलब कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बेसिकली बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए होती है। फोर्ट्रेन है जिसमें फॉर्मूला ट्रांसलेशंस है, ये बेसिकली साइंस और इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए होती है। बेसिक है हमारे पास बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना क्योंकि पेपर्स में ये आपसे पूछ लिए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। ये बेसिकली बिगनर्स के लिए होती हैं। फिर आपके पास्कल है, पास्कल बेसिकली जो है आपके पास नेम एज ब्लेस पास्कल, मतलब कि लर्निंग के लिए जैसे ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया था ये। फिर सी है हुज डेवलपर डिजाइन बी फर्स्ट, मतलब कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बहुत पहले बताई थी कि एक बिगनर लेवल जो प्रोग्रामिंग होती है वो सी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो सी एक प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन होता है, अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो सी सीखते हैं। बट पहले प्रोग्रामिंग जो फंडामेंटल जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें सी पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद सी को एक्सक्लूड करके इन्होंने पाइथन ले आए। हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पाइथन ही पढ़ेंगे, बट आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सी को भी कवर करेंगे। फिर आ जाते हैं विजुअल बेसिक, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक विजुअल लैंग्वेज है। फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे डेल्फी, ये बेसिकली हमारे पास पास्कल लाइक विजुअल लैंग्वेज है जो कि बॉर्डलैंड ने किया था, मतलब बॉर्डलैंड इसने डेवलप किया था। फिर सी प्लस प्लस है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये लैंग्वेजेस जो हैं अपने मैट्रिक क्लास में, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो मैट्रिक बोर्ड्स हैं वहाँ पर बेसिकली जो है ये पढ़ते हुए आ चुके हैं, ठीक है। बाकी जो आपके पास ये सी शार्प है जो कि आपका पाइथन लाइक की लैंग्वेज होती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई, और पाइथन है जो कि हम इस कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे और अपना काम भी करेंगे पाइथन का। कंपाइलिंग सोर्स कोड, अ प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। Since a computer cannot understand a source program called a compiler is used to translate the source program into the machine language program called an object program। मतलब आसान से समझाता हूँ, अगर आपने एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा तो उसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, याद रखना। लेकिन कंप्यूटर सोर्स प्रोग्राम को समझ नहीं सकता, इसलिए एक प्रोग्राम कंपाइलर का यूज होता है जो सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज ऑफन देन लिंक्ड विद अदर सपोर्टिंग लाइब्रेरी कोड बिफोर द ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द मशीन, ठीक है। इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं, एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने पाइथन में एक प्रोग्राम लिखा, जब आप उस प्रोग्राम को चलाना चाहेंगे तो कंपाइलर बेसिकली जो है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के बाद अगर ज़रूरत हो तो उसे लाइब्रेरी कोड के साथ जो है वो लिंक किया जाता है ताकि प्रोग्राम पूरा काम कर सके, यही बात इसके अंदर कहा है। एक रियल टाइम एग्जाम्पल्स बताता हूँ आपको। आपने बेसिकली जो है यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट लिखना है, ठीक है। उस असाइनमेंट में क्या है कि अगर आप मशीन लैंग्वेज में वो लिखते हो असाइनमेंट, तो क्या होगा, हर एक इंस्ट्रक्शन को आपने क्या करना होगा, बाइनरी में लिखना पड़ता है, 10 1 1 0 इस तरीके से, जो कि क्या होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। फिर अगर आप क्या करेंगे उसको असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपको थोड़ा आसान हो सकता है, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया था कि आप स्टोर करेंगे R1 R2 R3 को, फिर आप उसको असेंबलर की वहाँ पे भी नीड है, वो भी मुश्किल होगा, उसमें भी समझने में भाई असेंबलर की नीड है। अब अगर आप बेसिकली उसको हाई लेवल लैंग्वेजेस में वो असाइनमेंट को बेसिकली लिखते हैं पाइथन में, तो आप बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेडियस में, रेडियस चाहिए, एरिया निकालना है आपने, तो एरिया इज इक्वल्स टू आप 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कर लेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो होगा ये बिल्कुल जैसे आप अपने, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये बिल्कुल जैसे ही होगा आप अपने जैसे दोस्तों को समझाते हो ना, वैसे कंप्यूटर को ये बहुत आसानी से समझ में आता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि लिंकर्स हैं, किस तरीके से लिंक कर रहा है, क्या है। ये डायग्राम देख लेना, मैंने यहाँ पर अटैच की थी। अब ये जनरेशन वाला मामला है, ठीक है, ये तो तुम लोग बहुत दफ़ा पढ़ चुके हो, इवन इन द 9 क्लास एज वेल तुम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हो जनरेशन, ठीक है। मैं बता देता हूँ, द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और IGL आर लो लेवल लैंग्वेजेस दैट आर मशीन लैंग्वेज, मतलब कि कंप्यूटर लैंग्वेज की डेवलपमेंट ने टाइम के साथ जो है काफ़ी चेंज आपने जो है देखे हैं। इस प्रोसेस को हम जो है ना जनरेशन कहते हैं, ठीक है।
मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टोटल 5 जनरेशन होती हैं, हमने पढ़ी है, और हर एक जनरेशन में अपना एक बेसिकली लेवल होता है। ठीक है, जिसमें उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी और ईज होती है ना, वो उसे क्या करता है, वो बढ़ता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन IG1, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन, ये मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज या बेसिकली फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। और इस लैंग्वेज में बेसिकली जो है आपको बाइनरी कोड होता है, जैसे जीरो और वंस का यूज किया जाता है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो वो डायरेक्टली क्या होगा, जीरो और वंस की फॉर्म में ही होता है। और ये ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स होता है और मुश्किल होता है समझने के लिए, इसलिए प्रोग्रामर्स को मशीन के बेसिकली हर एक इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में लिखना पड़ता था। ठीक है। देन जैसे चलो इसमें भी वही एग्जांपल्स हैं जो मैं शुरू में देता हुआ आ रहा हूँ, कि आपके पास किसी नंबर्स को बेसिकली ऐड करना होता है तो आप वो इंस्ट्रक्शन क्या करते हो। ठीक है, आपको उसको बाइनरी में लिखना पड़ता है, तो 100 इस तरीके से। सेकंड जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन में आपके पास असेंबली लैंग्वेज हुई। तो ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, और आप आपका उसको IGL भी कह सकते हो, मतलब कि 1GL भी कह सकते हो। ये बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस है। सेकंड जनरेशन भी लो लेवल लैंग्वेज है, जिसमें आपके पास असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं। असेंबली लैंग्वेज या सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थोड़ा सा बेहतर था मशीन से, मशीन लैंग्वेज होती। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास सिंबल्स का बेसिकली यूज होता था। मतलब आपको बाइनरी कोड लिखने की जरूरत नहीं होती थी, पहले आप क्या करते थे, मशीन से उसको बाइनरी कोड में करते थे। इसमें आपको सिंबल्स का बेसिकली यूज करके कोड लिखना पड़ता था आपको। लेकिन फिर भी जो है इस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको एक चीज़ की जरूरत होती थी, वो क्या होती थी, मैंने पहले ऊपर पढ़ाया है, आप लोग बताओ किस चीज़ की जरूरत होती थी। अगर अच्छे से समझ रहे हो तो तुम लोगों को पता होगा मैंने ऊपर क्या बताया। आई थिंक यू आर राइट। अगर आप सोच रहे हो कि असेंबलर, तो सही बोल रहे हो बिल्कुल, कि एक असेंबलर की जरूरत होती थी जो असेंबली कोड को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है। हमने ऊपर पढ़ा था इस बात को। ठीक है, तो उसी तरीके से अब थर्ड जनरेशन होते हैं। थर्ड जनरेशन बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस की जनरेशन है। सही है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे सी, पाइथन, जावा हो गई, ये सारे थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस इनको कहा जाता है। ठीक है, इन लैंग्वेजेस का सिंटेक्स जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर जो होता है, सिंटेक्स का जो जैसे स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स मींस स्ट्रक्चर, वो बेसिकली बहुत आसान होता है। और ये बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेजेस, ह्यूमन लैंग्वेज मींस कि जैसे कि इंग्लिश है आपके पास, वो ज़्यादा बेसिकली जो है करीब होती है। इन लैंग्वेज को सीखने और समझना जो होता है ना, बहुत आसान होता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पॉपुलर भी है, और हर तरह के टास्क जो है ना बेसिकली इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप सी या पाइथन में जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप पूरा मतलब कि एरिया लिखेंगे इजिकल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई आपका पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी। फोर्थ जनरेशन में क्या होता है कि फोर्थ जनरेशन बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज था। फोर्थ जनरेशन वो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ह्यूमन लैंग्वेज के ना बहुत करीब बेसिकली जो है वो होती है। इन लैंग्वेज का यूज़ ना बहुत आसानी से किया जा सकता है, और इन्हें डेटाबेस प्रोग्रामिंग या फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इन लैंग्वेज का सिंटैक्स या फिर स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत सिंपल होता है, और आप डायरेक्टली अपने जो है सोचने का तरीका लिखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस तो मैंने अभी तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है, फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगा। पर डेटाबेस में अगर आप कोई भी चीज़ को फैच करते हैं, कोई भी चीज़ फैच करना है आपने, जैसे एसक्यूएल क्या होता है ये सब कुछ बताऊंगा। आप एसक्यूएल में जब कोई चीज़ फैच करते हैं तो आप इस तरीके से करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। आप लिखते हैं सेलेक्ट, सॉरी थोड़ा राइटिंग को वो कर लेना, सेलेक्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपके पास स्टैरिक आता है इस तरीके से। ठीक है, ये स्टैरिक आ जाता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, वेयर एज, वेयर एज ये आपके पास आ जाता है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल जो मैंने अभी बताई है स्टेटमेंट बेसिकली ऐसी है जैसे आप कोई नॉर्मल इंग्लिश में लिख रहे हो। ठीक है, तो यही चीज़ थी हमारे पास थर्ड उसके अंदर। ठीक है, मतलब कि यही चीज़ थी हमारे पास जो कि फोर्थ थी, ह्यूमन लैंग्वेजेस, डेटाबेस ये पूरा। ठीक है, और फिफ्थ लैंग्वेजेस जो कि आपके पास विजुअल टूल्स के रिलेटेड है, जो जनरेशन है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन में, जैसे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें विजुअल टूल्स होते हैं, जैसे आपको प्रोग्राम बनाने में मदद करते हैं। और इन लैंग्वेजेस का यूज जो होता है प्रोग्राम बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, बस विजुअल एलिमेंट्स को ड्रैग करो और ड्रॉप करते हैं। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली ये होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बस क्या करोगे, अभी जो है फिफ्थ जनरेशन में है, आप एक विजुअल टूल का यूज़ करते हो। मतलब जो आपको GUI, GUI बेसिकली क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू अलाउ करता है, जैसे स्क्रैच या फिर विजुअल प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब है हमारे पास प्रोग्रामिंग एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये होता है कि किसी मुश्किल मसले का सोल्यूशन ढूंढना। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग का बेसिकली, ठीक है, प्रोग्रामिंग को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग
प्रोसेस बेसिकली जो है वो समझा जाता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि यहाँ पे गिवन है आपके पास। स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आपके पास है कि कंप्लीटली अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। मतलब कि पहले आपको प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझना पड़ता है। जैसे अगर आपको एक कोई भी पजल्स है उनको सॉल्व करना है तो आपको पहले पजल्स को देखकर समझना पड़ता है। डिवाइस अ प्लान टू सॉल्व इट, मतलब जब आपको प्रोग्राम या प्रॉब्लम जो है वो समझ आ जाती हैं तो आपको बेसिकली सोचना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। कैरी आउट द प्लान्स, मतलब अब अपने प्लान्स को आपने इम्प्लीमेंट करते हो, यानी अब आप क्या करोगे? आप कोडिंग करोगे। ठीक है। और फिर रिव्यू द रिजल्ट, मतलब कि जब आप कोडिंग लिख लेते हो तो आप उसको टेस्ट करते हो प्रॉपर्ली कि भाई मेरी फंक्शनैलिटी प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, कुछ मैंने बग्स तो नहीं है, सही काम कर रहा है मेरा कोड या नहीं कर रहा है। ठीक है। डेवलपिंग अ प्रॉब्लम्स का प्रोग्राम, सॉरी, डेवलपिंग अ प्रोग्राम क्या होता है कि एनालाइज द, मतलब कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है। डिज़ाइन द प्रोग्राम, मतलब कि जब आप प्रॉब्लम्स को समझ लेते हो, ठीक है, प्रॉब्लम को पहले सबसे पहले समझोगे, फिर प्रॉब्लम समझ लेते हो तो उसको डिज़ाइन करते हो। जैसे एक आप कोई भी ब्लूप्रिंट बना रहे हो तो आप पहले वो करते हो, मतलब कि यूज केसेस ये सब बना रहे होते हैं। ठीक है। फिर आप कोड करते हो। अब आप क्या करते हो कि अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल कोड लिखते हो। ठीक है। और फिर टेस्ट करते हो। आप प्रोग्राम लिखने के बाद फिर आप उसको क्या करते हो? टेस्ट करते हो, ताकि क्या हो, ताकि देखा जा सके कि भाई सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब एग्जाम्पल के तौर पर, अब एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो अगर आपको एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बेसिकली बनाना है जिसमें आपको एक डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। अगर आप बेसिकली मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेजेस को यूज़ करते हो तो वो तो बहुत मुश्किल होगा, जैसे हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं। आप हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते तो आप इजीली बेसिकली जो उस प्रोजेक्ट को कोड लिख सकते हो। ठीक है। वो इस तरीके से कि आपको बेसिकली दिया हुआ है कि सॉर्ट ऑल स्टूडेंट्स बाय एज। ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शन है। जैसे मतलब आप अपने दोस्तों को कहते हो कि भाई सबको एज के हिसाब से सॉर्ट करो, वैसे ही कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देना बहुत आसान हो जाता है। यही चीज़ है। द प्रॉब्लम है। और ये बेसिकली हमारा लास्ट होगा। ठीक है। फिर आगे हम फिर बाद में पढ़ेंगे, ये हमारा लेक्चर 1 होगा। एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है। सबसे पहले जो है, ये प्रॉब्लम है पूरी, ये मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया बट फिर भी मैं यहाँ पे समझा दूंगा। ये पूरी प्रॉब्लम है आपके पास, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके की केस स्टडीज मिलती रहेंगी, क्योंकि यू आर नाउ इन द यूनिवर्सिटीज, तो ऐसी केस स्टडीज मिलती रहेंगी। क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम मैं समझा देता हूँ तुम्हें, प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन पूरी। कि ब्रॉस्टर जो था उसने अपने पैसे एक लोकल बैंक में इन्वेस्ट करना वो चाहता है। और बैंक में बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके पास इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, या फिर डिपॉजिट टर्म्स हो गया, और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ हो गई। ठीक है। ब्रॉस्टर जो था उसने बेसिकली एक ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत थी जो उसको बेसिकली बताए कि अगर कोई इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करे, स्टार्टिंग की जो अमाउंट्स होती है उसको इन्वेस्ट करे, तो कितना पैसा वो डिपॉजिट के बेसिकली मैच्योरिटी के टाइम पे जो है फाइनल वैल्यूज की रूप में बेसिकली जो है वो आएगी, मतलब उसको फाइनल वैल्यूज क्या मिलेंगे। अब यहाँ पे अपने कुछ क्वेश्चंस को डिफाइन करना है। बोलोगे तो मैं करा देता हूँ। चलो करा ही देते हैं यार। सबसे पहले है कि भाई व्हाट आर दी इनपुट्स। इनपुट्स क्या होता है? इनपुट्स वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम को बेसिकली चाहिए होती है ताकि वो फाइनल वैल्यूज कैलकुलेट कर सके। जो केस मैंने आपको दिया, केस स्टडीज, उसके अंदर इनपुट जो है वो इस तरीके से है आपके पास। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली क्या होता है? ये वो पैसा होता है जो ब्रेसनर जो है शुरू में बैंक में डाल रहा है, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। इंटरेस्ट रेट क्या है? बैंक जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ये मतलब ये एक परसेंटेज होती है जो ईयरली या फिर कंपाउंडिंग जो है ना उसके बेसिस पे दी जाती है। टर्म्स ऑफ डिपॉजिट क्या होती है? ये याद रखना कि ये बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे 1 साल में या 5 साल में, ये टर्म्स ऑफ डिपॉजिट होती है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? ये हमें ये बताता है कि इंटरेस्ट कितनी बार कंपाउंडिंग होता है, जैसे मतलब ईयरली हो गया या क्वार्टरली हो गया या फिर मंथली हो गया, इस तरीके से। सेकेंड चीज़ क्या है कि व्हाट आर द आउटपुट्स, मतलब आउटपुट्स क्या होती हैं? आउटपुट वो चीज़ें होती हैं जो प्रोग्राम की कैलकुलेट करनी होती है। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा? इस केस में बेसिकली जो है हमारा आउटपुट होगा फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू। ये होता क्या है? ठीक है। ये बेसिकली वो टोटल अमाउंट होगा जो बेसिकली जो हमारा ब्रूस्टर है वो अपने डिपॉजिट के एंड में बेसिकली जो है उसको मिलने वाला जो पैसा है। मतलब इसमें होगा ये कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और अर्न इंटरेस्ट दोनों क्या होगा? इंक्लूड होगा। हाउ विल वी कैलकुलेट द रिक्वायर इन आउटपुट फ्रॉम द गिवन। अब कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ये मेन है। देखो फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू को जो है ना आपने कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा होता है। अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक कॉमन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से रिलेटेड है। अभी तुम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा नहीं है, बट इफ यू आर इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो तुम लोग सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ोगे जिसमें ही पढ़ोगे तुम लाजमी। ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपीज में इसको कर लो।
अच्छा, अब कैसे, ये हमारे पास ए, ठीक है, पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर पॉन एन, ठीक है, और ये ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, एन मल्टीप्लाई टी। सही है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले अब तुम यहाँ पे लिख दोगे वेयर, वेयर करके लिखोगे, नीचे ए हमारे पास क्या है, फाइनल मेच्योरिटी हमने वैल्यू निकालनी है, जो बेसिकली जो कोई भी बंदा है उसको मिलेगा। पी बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इनिशियल इन्वेस्टमेंट समझ लो, ठीक है। आर क्या है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट जो है हमारा, मतलब कि ईयरली, क्वार्टरली, 4 मंथ्स। और टी क्या है हमारा, टी बेसिकली टाइम इन ईयर, मतलब टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, ये है। अब जैसे कि एक रियल केस एग्जांपल है कि ब्रिस्टर ने अपने जो सेविंग के लिए जो है एक बैंक अकाउंट खोला है, उसमें 10,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं। बैंक ने 5% एनुअल इंटरेस्ट जो है वहाँ पे दिया है इसको। तो इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली जो है वो उसको जो है कंपाउंडिंग के साथ दिया जाता है। तो 3 साल के लिए उसने बेसिकली कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसको जो बेसिकली जो इनिशियल उसने जमा करे थे वो क्या किए थे, 10,000 रुपये। उसको जो बेसिकली क्या दिया गया, एनुअल इंटरेस्ट क्या था उसका, जो आर है वो बेसिकली था 5%। तो 5% आप जो डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, आपने इसको 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ 0.05 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या है आपके पास, ठीक है, मतलब आपने इसको टोटल जो है क्या दिया, क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्या है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग के साथ आपने दिया है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग टोटल जो है वो 4 है, ठीक है। और आपने बेसिकली जो है 3 साल के लिए जो है पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो टी जो हो जाएगा वो 3 ईयर्स हो जाएगा। अब आपने इसको इसी के अंदर पुट करना है, और सिंपल इज दैट के पहले बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना, फिर अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यूज को करना, डिवाइड करना, फिर इसको प्लस करना, और फिर आपने ऊपर, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो पावर होगी उससे फिर ब्रैकेट वाले को आपने कर देना है। देन फिर इसे मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल जो है ना यहाँ पे आ जाएगा कि भाई 3 साल के बाद जो है आपने इन्वेस्टमेंट पर कितने रुपए आपको मिलेंगे। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी, 10,000 थी, तो 10,000 से बेसिकली जो है वो ज़्यादा है, और उसमें बेसिकली जो है क्या होगा, इंटरेस्ट भी जो है वो शामिल है, ठीक है। तो ये पूरा टोटल आ जाएगा इस तरीके से। दिस इज जस्ट, ये बेसिकली जो है, ठीक है, ये बेसिकली जो है ना सिर्फ इसलिए करवाया है मैंने कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप लोग करना भी नहीं चाहते तो ना करना, सिर्फ समझ लो इसको कि ये बात क्या कह रहे हैं। ये जस्ट एक प्रॉब्लम केस सिनेरियो है कि आपने प्रॉब्लम को समझना है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है। अगर प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाओगे तो प्रोग्रामिंग करने का कोई फायदा नहीं, कर ही नहीं पाओगे। फिर अब हम आगे प्रोग्राम्स को कैसे डिजाइन करते हैं क्या है, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो बाकी जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर मेरा कोर्स वैल्यूबल लग रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तो हमें याद रखना, अल्लाह हाफिज़।